Today we are going to discuss magnetic moment of the transition metal compounds. It's a very important topic. We have discussed in solid state that what are the different magnetic properties, magnetic characteristics associated with a compound. और जैसा कि आपको जानकारी है या हमने सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स के टॉपिक पर एक YouTube लेक्चर दिया है, उसको आप देख भी सकते हैं। पीछे का लेक्चर है वो। तो उसमें हमने बताया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक तरह के होते हैं। 5 तरह के होते हैं। और कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक क्यों है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का 2 तरह का मोशन है। ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको 2 तरह का मोशन है। एक मोशन इसका ऑर्बिटल मोशन कहलाता है, और दूसरा मोशन इसका स्पिन मोशन कहलाता है। और बीइंग द चार्ज पार्टिकल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से देखिए स्पिन होते होते आगे बढ़ता है, ऑर्बिटल का भी पूरा करता है और इसमें स्पिन भी होता है। तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन में हमेशा स्पिन रहेगा जैसे उसका चार्ज और मास है। तो यदि मान लीजिए कि अब सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब रहेगा तो वो सिस्टम हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। इसका डिस्कशन हम लोग ने कहा है कि एनी सिस्टम which has unpaired electrons are paramagnetic in nature. That is, they assist the applied magnetic field to some extent. और applied magnetic field यदि H0 है और H जो है ये उस सब्सटेंस के बाद का मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड है, तो H का मान पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में H0 जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ का जब इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नेटिक बिहेवियर आता है तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है। और यह मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो हर एक मैग्नेट से जो फोर्स जनरेट होता है वह फोर्स टेंड करता है कि वो एक सर्कुलर मोशन में उस मैग्नेट को ले जाए। तो वह जो सर्कुलर मोशन का जो फोर्स लगता है, सर्कुलर फोर्स लगता है, वही मोमेंट कहलाता है। जैसे फिजिक्स में आपने पहले पढ़ा होगा कि फोर्स इनटू लेंथ इज मोमेंट। जैसे आप एक दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते समय जो फोर्स लगता है वह दरवाजे के कब्जे से, चौखट से लगे हुए जो लेंथ होता है उसके मल्टीप्लाई करिए तो वह उस फोर्स और लेंथ के मल्टीपुल में जो फोर्स काम कर रहा होता है उसको हम लोग मोमेंट कहते हैं। तो ऐसा ही काम मैग्नेट के थ्रू भी जब होगा तो उसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, जिसको आप फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो जनरेशन है वह दोनों तरह के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के बिहेवियर के कारण मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो स्पिन हम मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 तरह का हो गया। एक स्पिन के कारण, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल हम लोग म्यू से लिखते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं। और दूसरा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आप सबको ये जानकारी है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो मान लो कि किसी सिस्टम में यदि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन मेटल के केस में डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3d4 का सिस्टम है कहीं पर, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो इंडिविजुअल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा
उसका एक वेक्टर क्रिएट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट होगा, और वह रिजल्टेंट वेक्टर उसके मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करता है। और उसके साथ में अब कहेगा कि केवल स्पिन का ही मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं है, और वाइटल मैग्नेटिक मोमेंट भी है। तो इसको हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से लिखते हैं और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल से लिखते हैं। तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन भी है। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण भी उसके साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी जुड़ता है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसी सिस्टम में ऑर्बिटल और स्पिन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आता है। मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। एक तो स्पिन मोशन हुआ, तो स्पिन मोशन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक वेक्टर ये हो गया, और एक दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये म्यू एल, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो ऑर्बिटल के कारण और स्पिन के कारण, दोनों के कारण जो वेक्टर लग रहा है, इस दोनों के रिजल्टेंट प्रभाव से उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया जाता है। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो हम लोगों ने गणितीय रूप से जो निकाला जाता है, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, उसका मान हम लिखते हैं mu s plus l, that is equals to 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 bm। यह bm जो है, यह bm कहलाता है बोर मैग्नेटॉन। bm कहलाता है बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमारा किसी सिस्टम में यदि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए d ऑर्बिटल का है 3d4 +2 +1 0 -1 -2, इस तरह से हम लिखते हैं इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d4 सिस्टम में इस तरह से है। यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड है उनके लिए एप्लीकेबल है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्रांजिशन मेटल्स के दिए गए कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल है। यह इनर ट्रांजिशन मेटल्स में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, और ये डिराइव्ड है, यह क्वांटम मैकेनिकली डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, जिसे आप किसी भी बुक में लिखा हुआ देखेंगे। यहाँ पर S क्या है? तो कैपिटल S है। कैपिटल S को हम कहते हैं ये सिग्मा ऑफ ms, यानी कि ms स्पिन क्वांटम नंबर हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर हुआ जिसका मान +12 या -12, दो ही वैल्यू होता है, आइदर +12 और -12। सो व्हाट इज योर कैपिटल S? दैट इज सिग्मा ऑफ ms। जैसे इस केस में हम देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो कैपिटल S का मान हो गया +12 +12 +12 +12, यानी कि 2 के बराबर। यदि किसी सिस्टम में मान लीजिए D9 सिस्टम है, 3D9 का सिस्टम है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर टोटल S, कैपिटल S का मान हो गया +12 से 5 है, तो 5 into +12, जो -12 से 4 इलेक्ट्रॉन्स है नीचे की ओर है, उसका हम लोग -12 ले लेते हैं, तो ये हो गया 5/2 -4/2, यानी कि हाफ। तो फिर से इसका जो नेट S का, कैपिटल S का मान हुआ, वो हाफ का मान हुआ। तो इस तरह से कैलकुलेशन के द्वारा आप कैपिटल S का मान निकालना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल L क्या है? तो कैपिटल L हम लोग कहते हैं सिग्मा ऑफ ml, और ml है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, जैसे ये 3d4 सिस्टम है, तो इसमें कैपिटल L का मान कितना होगा ये हम लोग देख सकते हैं।
कि कैपिटल L का मान यहाँ पे क्या होगा, तो +2 में एक इलेक्ट्रॉन है तो +2 हो गया, फिर +1 हो जाएगा एक, फिर 0, फिर -1 में एक है तो उसके लिए -1 हो गया, -2 वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका कुल जोड़ आप करिएगा तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मान हो गया +2, या हम लोग इसको 2 लिखते हैं। उसी तरह से यदि D9 वाले केस में देखिए यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2 है, तो टोटल वैल्यू जो यहाँ पर हम लोगों का आएगा कैपिटल L का मान ये, तो एक +2 में 2 है तो +4 +2 0, -1 में भी 2 है तो -1 × 2, और फिर -2 में एक है तो हम लोग ये -2 लिखेंगे। यहाँ पे +4 कहां से आया है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है +2 से, तो 2 2 जा 4, फिर +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +2, फिर 0 भी 2 से मल्टीप्लाइड है, और -1 यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2, और फिर -2, तो ये हो गया 4 2 6, और -2 एंड देन अगेन -2, यानी कि इसका मान भी 2 हुआ। तो इस दोनों केस में या तो D4 है और D9 है, इस दोनों स्थितियों में कैपिटल L का मान 2 के बराबर हुआ, ये आप समझ सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यहां पर दोनों सिस्टम के लिए, D4 सिस्टम के लिए और D9 सिस्टम के लिए, हम यदि मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकालना चाहते हैं तो कितना मान होगा। तो μs+ का मान यहां पर हो गया √4, s का मान यहां से 2 लेंगे तो 4 × 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 s × s + 1 प्लस L का मान 2 और 2 + 1, दिस इज Bm। Bm इज बोर मैग्नेटोन, अगेन आई एम सेइंग। तो इसका वैल्यू हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब +3 2 जा 6, यानी कि √30 Bm। और इस केस में हमारा ये वैल्यू जो है μs + L का मान, यहां पर ये हाफ है तो 4 × हाफ प्लस हाफ प्लस 1 और प्लस L × L + 1 तो 2 × 3, दिस मच Bm। अब ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 × 3 प्लस +2 प्लस 6, यानी कि इसका मान हो गया, फिर 2 भी कट गया तो 3 + 6 √9 Bm, यानी कि 3 Bm। ये वैल्यू यहां पे आता है। तो दो केसेस में, D9 के केस में S + L और D4 के केस में S + L से हम मैग्नेटिक मोमेंट का मान इस फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, जब हम 3D सीरीज के कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं यहां पर, जैसे हम 3D सीरीज के कुछ आयंस को देखें, जैसे Cr2+, और इसमें ये सिस्टम हो गया 3D4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हो गई 4, तो μs + L से जो अभी हमने यहाँ फार्मूला लिखा था μs + L का 4s × s + 1 जो L × L + 1 Bm, इससे जब हमने फार्मूला लिखा था तो इसका मान यहाँ पर आता है √30 Bm, जो कि लगभग हमको 5 से थोड़ा ज्यादा 5.4
बीएम के आसपास लगभग ये आता है। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल मान भी एक आता है कि हम, एक तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ और इसका एक्सपेरिमेंटल मान जो है वो करीब करीब हमको 4.90 के आसपास आता है। तो यह वैल्यू इससे काफी कम है। क्या ध्यान देना है, यह वैल्यू जो है वो काफी कम है। यहां ये 5.4 बीएम आ गया लगभग, और ये वैल्यू यहां पे 4.90 है। इसी तरह से थ्री डी सीरीज में यदि हम लोग कॉपर का केस लेते हैं, Cu2 प्लस 3d9 लेते हैं, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो म्यू एस प्लस एल का मान 3 बीएम के आसपास आया है। 3 बीएम आया है यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग थ्योरेटिकल ले रहे हैं, और एक्चुअली इसका वैल्यू जो है वो आता है 1.7 1.9 से 2.1 के आसपास। तो यहां पर भी यह वैल्यू मैच नहीं करता है। तो थ्योरी में कहां दिक्कत रह गई? तो थ्योरी में जो दिक्कत रह गई है वो एक्चुअली 3D सीरीज के जो मेटल आयंस होते हैं वो काफी छोटे साइज के होते हैं। ये 3D का सिस्टम हो गया, ये काफी छोटे साइज के हैं, और इनके सराउंडिंग में जो लिगेंड्स या एनायंस है इस तरह से, वो लिगेंड्स या एनायंस के कारण इनका ऑर्बिटल मोशन जो है वो सीज हो जाता है। क्या हो जा रहा है? ऑर्बिटल मोशन सीज हो रहा है, या बुक्स में आप पढ़ेंगे क्वेंच हो जा रहा है। तो 3D सीरीज के जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं उसमें मैग्नेटिक मोमेंट में यदि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को हटा दिया जाए तो सिर्फ हम लोग स्पिन कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो ये फार्मूला 4s इंटू एस प्लस 1 बीएम हो जाएगा। और तब यदि हम लोग निकालेंगे, सिर्फ म्यू एस के कारण निकालेंगे, तो यहां पर ये वैल्यू जो 4 है उससे यह वैल्यू लगभग √24 बीएम का आएगा। जैसे यहां पर s का मान हमने 2 लिखा था, तो 4 इंटू 2 कैपिटल S का मान यहां पर आपको ध्यान होगा 2 आया था, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 प्लस 1 3, तो यह वैल्यू √24 बीएम आया। और यह 24 बीएम ये 4.90 के आसपास लगभग मैच करता है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है उससे यह मैच करता है जो 4.8 से 4.9 के बीच आता है। तो हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको इस तरह से कि 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल में केवल स्पिन का ही कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जबकि और कॉपर के केस में भी ये जो केवल म्यू एस का वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इसका हम लोग का कैलकुलेशन यहां पर है। यदि हम लोग इसको यहां मिटा दें तो सिर्फ यदि इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो ये √3 होगा, और इसका मान 1.73 बीएम के आसपास हुआ। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू 1.73 बीएम। तो अब एक बार फिर से हम लोग ऊपर का डेटा देखें। हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू म्यू एस प्लस एल का है 3D4 सिस्टम के लिए, क्रोमियम 2 प्लस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5.4 बीएम का वैल्यू आया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4.8 टू 4.9 आता है, और म्यू एस का वैल्यू 4.9 के आसपास आ रहा है, 4.9 आ रहा है। तो यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसके साथ कोरिलेट करता है? तो यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू म्यू एस के साथ कोरिलेट कर रहा है, इधर की तरफ कोरिलेट नहीं कर रहा है। फिर कॉपर 2 प्लस में भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, चूंकि एक्सपेरिमेंट सबसे जरूरी चीज है, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग थ्योरी लिखते हैं और बाद में उससे हम लोग कोरिलेशन करते हैं। तो ये वैल्यू इधर के साथ कोरिलेटेड है। तो हम यहां पर एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि फॉर 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट compounds, only a spin contributes in the magnetic moment. In the magnetic moment, orbital motion is
quenched by the ligands oblique anions। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेन फॉर्मूला हमारा म्यू एस 4D और 5D सीरीज के लिए, फॉर 4D एंड 5D सीरीज द एक्चुअल फॉर्मूला इज फॉर म्यू एस प्लस एल दैट इज 4 इंटू एस प्लस 1 जो एल इंटू एल प्लस 1 BM, हम यही लिखेंगे। तो मेन फॉर्मूला ये है, थोड़ा सा कट करके हम लोग 3D सीरीज के लिए लिखते हैं और वो उसमें सही है। अब आप जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है सर कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मान n इंटू n प्लस 2 होता है, म्यू एस का मान n इंटू n प्लस 2 BM होता है। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हो। तो इस फॉर्मूला में ये कहां से आ रहा है? तो यह एक्चुअली हमारा इसी फॉर्मूला का हिस्सा है जहां हम म्यू एस 4s इंटू एस प्लस 1 BM लिखते हैं। यह फॉर्मूला यहीं से डिराइव्ड होता है। कैपिटल S का मान हमने सिग्मा ऑफ ms लिखा है, और इफ n इज अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is the number of unpaired electrons then S equals to n by 2। जैसे आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब था तो S का मान, कैपिटल S का मान 2 आ रहा था। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कॉपर के केस में, कॉपर 2 प्लस के केस में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक के केस में आपको हाफ आ रहा था कैलकुलेट करने से। तो n by 2 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि S का मान n by 2 हो गया। और यदि इस फॉर्मूला में हम लोग n by 2 का वैल्यू डाल दें तो म्यू एस 4 n by 2 इंटू n by 2 प्लस 1 BM लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 2n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 BM। ये 2 और 2 देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो यह फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 2 BM के बराबर। तो ये जो फॉर्मूला आपने याद किया होगा, रटा होगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, या स्कूल्स में जानते होंगे, तो ये फॉर्मूला कहां से आया है? तो इसी मेन फॉर्मूला से आया है। तो हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में 3D सीरीज का क्वेश्चन नहीं डाल करके 4D और 5D का डाले, तो आपको वहां कैपिटल L का भी कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो यह वैल्यू हो गया, और इसके हिसाब से आप ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू निकाल करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में हम लोग अभी ट्रांजिशन मेटल्स के मैग्नेटिक मोमेंट में यहां तक समझने से हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फॉर इनर ट्रांजिशन मेटल्स। या F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान म्यू जे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? म्यू जे। और ये वैल्यू कितना होता है? तो जी जे इंटू जे प्लस 1 BM। अब कहिएगा सर ये जे कहां से आ गया? द क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस कि फ्रॉम वेयर कम्स दिस जे वैल्यू। अब ये जो F ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे लेंथेनाइड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4f में है। इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये 4f में है। अब 4f के ऑर्बिटल के बाहर 1 2 3, ये हमारा फोर्थ ऑर्बिटल हो गया। मान लो यहां पे 4f है, यहां पे 5s है, यहां पे 6 है। अब 5s2 और 5p6 ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। किसी भी लेंथेनाइड में 5s और 5p6 का इलेक्ट्रॉन ये बाहर ऐसे पूरा भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन एक निकलता किसका है? तो 5d से एक निकलता है
और 6s में 2 रहता है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो हमने आपको बताया है ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में एफ ब्लॉक में कि द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इज फ्रॉम द 6s एंड देन 1 फ्रॉम 5d। सो मैक्सिमम यू हैव 3 और 4, बट this 5s to 5p6 electrons, they are the completely filled electrons which is surrounding this 4f electron. Now this 4f electron is the inner electron, having 3-dimensional look. It has orientation in all 3 dimensions. इसका थोड़ा लुक थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन में जो 4f के इलेक्ट्रॉन है, यहां पर स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, दोनों मोशन इफेक्टिव है। और केवल इफेक्टिव ही नहीं है, बल्कि स्पिन का वेक्टर और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर आपस में कोरिलेट करता है, वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। हम मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ते क्यों हैं? हम मैथमेटिक्स में वेक्टर इसीलिए पढ़ते हैं कि आगे हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उस चीजों को समझ सकें। तो जैसे L का वेक्टर कुछ आया 2 का, L का वेक्टर कहीं पे आया 2 का, कैपिटल S का वेक्टर आ गया 1 मैग्नीट्यूड का, इस तरह का। तो यह कैपिटल L का वेक्टर और कैपिटल S का वेक्टर, ये दोनों आपस में कोरिलेट करेगा, फिर से रिजल्टेंट इसका आएगा। तो रिजल्टेंट किस तरह से आएगा? तो ये देखिए, ये L का 2 और S का 1, ये दोनों मिलाकर के एक नया वेक्टर बनाएगा जिसको हम लोग J वेक्टर कहते हैं। J इज कॉल्ड टोटल क्वांटम नंबर। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ। अब आप कहेंगे कि सर वेक्टर तो ऐसे भी कंबाइन कर सकता है कि ये L का 2 यहां ऐसे हो गया, एक दूसरा कॉम्बिनेशन, और ये S उल्टा इधर से हो गया 1। तो अब जब ये अपोजिट कॉम्बिनेशन करेगा तो J का मान यहां पर 1 भी हो सकता है, हो जाएगा। एक कहेगा कि सर क्यों ये पैरेलल या एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन करेगा, किसी और एंगल से भी कॉम्बिनेशन कर लीजिए, इस तरह का हो जाए। तो यदि ये इस तरह का होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर ऐसा, तो यहां भी J का मान 3 होगा, L2 S का मान 1 देने से J का मान 3 आएगा। आपको लगता होगा कि 3 ही क्यों आएगा, या हम एक कॉम्बिनेशन और दिखा सकते हैं। ये उल्टा अपोजिट ऐसा आ गया, L2 S इक्वल्स टू 1, ये कॉम्बिनेशन J का मान 1 देगा। इस दो केस को खास करके देखिए, जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसको मैं ब्लू से घेर रहा हूं। पैरेलल और एंटी पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन समझने में दिक्कत नहीं है, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम लाल से बना दे रहे हैं। ये इस तरह से देखिए, यहां पर भी हमने 3 और 1 ही लिखा है, क्योंकि यहां एंगल चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह जब कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर क्वांटम रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। क्या लागू होगा? क्वांटम रिस्ट्रिक्शन। इसमें हम लोग इसको कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज इस तरह से नहीं दे सकते हैं, आर्बिट्ररी वैल्यूज नहीं दे सकते। फ्रैक्शनल तो आ सकता है, यदि S का मान हाफ होगा तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट पुट द आर्बिट्ररी वैल्यूज, जो मर्जी आएगा वो नहीं। तो कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे हम लोग 2 के बराबर लिखेंगे। तो यू हैव 3 वैल्यूज, J का मान मैथमेटिकली L प्लस L टू L माइनस S लिखा जाता है विथ ए डिफरेंस ऑफ 1, विथ ए डिफरेंस ऑफ 1। ये ध्यान देना है कि J क्या है, तो J टोटल क्वांटम नंबर है, और J का मान मॉड ऑफ L प्लस S टू मॉड ऑफ L माइनस S लिखते हैं विथ ए डिफरेंस ऑफ 1। जैसे यहां आप देखो L का मान 2 है, S का मान 1 है, तो यहां पर आपको वैल्यूज आएगा 2 प्लस 1 टू 2 माइनस 1,
यानी कि 3, 1 और 2, ये तीन ही वैल्यू जे का यहां पर परमिसिबल होगा। तो ये हमको समझने की यहां आवश्यकता है कि जे का मान कैसे निकाला जाता है। तो जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे तो हम इस जे वैल्यू के साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान निकाल करके और तब हम उसमें डालेंगे। अब आपने जैसे देखा कि जे का मान L प्लस एस टू L माइनस एस कई वैल्यूज हो गए, तो कौन सा वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे? मान लो कि एक F1 केस है। कौन सा केस है? 4F1 का एक केस है। अब इसमें हम एक बार एग्जांपल्स के द्वारा निकाल करके देखते हैं। +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो कैपिटल L का मान यहां पर 3 हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो +3 में हम लोग लेंगे, और कैपिटल S का मान यहां पर हाफ हो गया। J का मान 3 + हाफ 2 3 - हाफ, ये होगा, यानी कि ये 3 दूनी 6 7/2 और 5/2, ये दो ही वैल्यू आएगा, एक के डिफरेंस पर है। तो अब इसमें से 4F के लिए हम कौन सा J सेलेक्ट करेंगे? तो यहां नियम कहता है यदि सिस्टम लेस देन हाफ फिल्ड हो, सिस्टम लेस देन हाफ फिल्ड हो, then lowest J value should be considered. Lowest J value should be considered. ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दें कि यदि सिस्टम हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है तो लोएस्ट J वैल्यू करेंगे, और मोर देन हाफ फिल्ड है तो मैक्सिमम J वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब प्रश्न आता है कि यदि हाफ फिल्ड हो तब क्या करेंगे? तो हाफ फील्ड के केस में आपको एक ही J का वैल्यू आएगा। आप अपने से प्रॉब्लम में करके देखिएगा कि 4F7 यदि होता है तो J का मान क्या होता है, ये मैं आपके लिए प्रॉब्लम डाल देता हूं। तो यहां हम 5/2 J का मान कंसीडर करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। अब यह G क्या है? तो G को हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। G is called gyromagnetic ratio, और इसका मान 1 + S × S + 1 माइनस L × L + 1 जोड़ J × J + 1 डिवाइडेड बाय 2J × J + 1 के बराबर होता है। और ये जितने भी फॉर्मूलाज यहां लिखे जा रहे हैं, इन सारे फॉर्मूला का मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। तो इसके हिसाब से आप बना करके देख सकते हैं कि जैसे एक F1 का केस है तो इसके लिए S का मान 3, L का मान हो गया हाफ, सॉरी L is 3 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 में है तो कैपिटल L is 3, कैपिटल S is हाफ एंड J is 5/2। अब इस तीन वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ डाल दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो G का मान आ जाएगा 1 + हाफ × 3/2 माइनस 3 × 4 प्लस 5/2 × 7/2 डिवाइडेड बाय 2 × 5/2 × 7/2, यानी कि 1 + 3/4 -12 -35/4 प्लस में, और नीचे हमारा ये हो गया 70/4। इसको 2 को काटिए नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए ताकि 4 4 कट जाए।
तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 माइनस 48 प्लस 35 बाई 70, 4 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 35 प्लस 3 38 माइनस 48 बाई 70, यानी कि 1 माइनस 10 बाई 70, ये तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 बाई दैट इज इक्वल्स टू 6 बाई 7। तो यहाँ g का मान हो गया 6 बाई 7, तो म्यू j का मान j इंटू j प्लस 1 अंडर रूट bm, ये हमने लिखा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 बाई 7 5 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको 6 बाई 7 इंटू अंडर रूट 35 बाई 2, और ये हम सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 7 इंटू अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 का वैल्यू करीब करीब 5.8 के आसपास, 9 के आसपास आप लिख सकते हैं, इंटू 3 बाई 7, तो 7 56, और ये हमको 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25 2.52 bm के आसपास ये वैल्यू आता है। तो जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करके निकालेंगे 2.52 bm, ये F1 सिस्टम जैसे सीरियम 3+, एक मैं आयन का नाम लिख देता हूं कि सीरियम 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसको आप 2.52 bm इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन और इस फार्मूला को आप अच्छे तरह से देखिए, और किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं। जेडी ली के बुक में बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए दिया हुआ है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 to BSc part 2 and also for the MSc class students to find the magnetic moment of the substance. Thank you very much for today's lecture. Actually it's quite long, but the topic is finished. So thank you very much.